अचानक से इतना बड़ा बदलाव ईश्वी अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तान्या की बातों से उसे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर तो उसको ये लग रहा था कि अभी वो किसी गहरी नींद से उठी है। वो काफ़ी वक्त से सो रही थी और उसके दिमाग में ये सब कुछ जो भी चल रहा था वो सिर्फ एक सपना था। वो हकीकत की ज़िंदगी नहीं थी। उसकी माँ जो उसके सर पर हाथ हिलाते हुए कहती हैं, बेटा भूख लगी होगी तुझे, मैं अपने हाथों से खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? जाओ जल्दी से नहा लो और तैयार हो जाओ। ईश्वी, वो तो किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई थी और अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं नहा लेती हूँ। वहीं उसके पापा जो लगातार ईश्वी के चेहरे को ध्यान से देखे जा रहे थे और फिर वो भी अर्चना जी के साथ बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अर्चना जी जैसे ही बाहर की तरफ निकली थी, ब्रजेश जी उनका हाथ पकड़ते हुए उनको रोककर कहते हैं, ये वहाँ से वापस तो आ गई है मगर इसका दिमाग वहाँ से वापस नहीं आ पाए, शायद सदमे में है वो। लेकिन अर्चना जी जो हल्का सा मुस्कुराती हैं और आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, ये सदमा नहीं है, दिमाग नहीं, मुझे डर है कि कहीं वो अपना दिल दिमाग खोकर नहीं आ गई, क्योंकि जिस हालत में वो हमें मिली है ना, मुझे तो उसके लिए बहुत डर लग रहा है। ब्रजेश जी तो कहते हैं, वो हमारी बेटी है और जो भी ये सब कर रहा था शिवाय ने हमें उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएगा और हमारी बेटी किसी क्रिमिनल के साथ इश्क नहीं लड़ा सकती, इसका भरोसा है मुझे। आप अपने दिमाग से ये बेतुकी बातें निकाल दें अर्चना जी और जाकर बच्चे की खुशियों की तैयारी करें। उसके लिए आज सारी फेवरेट डिशेस बनाएं जो उसे पसंद है। उसे वहाँ से वापस लाना ही होगा हमें, हम उसके माँ बाप हैं। अर्चना जी भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने किचन की तरफ निकल गए थे और ब्रजेश जी जो अपने ऑफिस रूम की तरफ, जहाँ पर इस वक्त 2 ऑफिसर उनका वेट कर रहे थे, ब्रजेश जी दोनों को गले लगाते हुए कहते हैं, हमें आप दोनों से यही उम्मीद थी। शिवा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, सर अगर हम चाहते तो हम बहुत जल्द वहाँ से निकल सकते थे, लेकिन वहाँ के स्कैंडल को समझना हमारे लिए ज़रूरी था कि आखिर वो शख्स काम कैसे करता है। वहीं दूसरा ऑफिसर विजय प्रताप जो कहते हैं, जी बिल्कुल, हम दोनों वहाँ पर काफ़ी थे उस आदमी की हालत ख़राब करने के लिए। अब सर आगे का क्या ऑर्डर है? वहीं ब्रजेश जी जो कहते हैं, सुना है उसके अंडर में अभी एक वकील है जिसे उसने अपने कब्जे में रखा हुआ है। शिवा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर, वो ईश्वी के प्रोफेसर मिस्टर मेहता वही हैं उसके पास। मैंने देखा था उसकी शक्ल, लेकिन हम चाहकर भी उन्हें नहीं छोड़ा पाए सर। विजय प्रताप जब ब्रजेश जी से बोलता है, तो फिर कोई बात नहीं है ना सर, हम इस ऑपरेशन को जारी रखते, और वैसे भी वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन अब हम आपको न्यूज़ में दिखाते हैं। और वह सामने के टीवी को ऑन करते हुए ब्रजेश जी को न्यूज़ दिखाते हुए कहते हैं, ये देखिए सर, यही देहरादून का वो आतंकवादी जिसने दिल्ली जैसे शहर में हमला करवाने की ज़रूरत की थी, वही विद्युत सिंह राठौर है ये सुनकर ब्रजेश जी जो एकदम से अपनी कुर्सी पकड़कर काफ़ी मजबूती से बैठते हुए अपने पसीने पोंछने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर ये सब वो शख्स क्यों कर रहा है। और वो काफ़ी घबराते हुए कहते हैं, ये वापस आ गया हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। विजय और शिवाय दोनों इस बात पर कुछ समझ नहीं पाते। अभी तक तो उन दोनों का चेहरा जो स्क्रीन की तरफ था, लेकिन इस तरह ब्रजेश को घबराता देख करके दोनों उनके अगल बगल आते हुए कहते हैं, सर आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? और इस शख्स से क्या आपकी कोई जाती दुश्मनी है? इस बात पर ब्रजेश जी कुछ कहते नहीं, बस वो किसी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फ्लैशबैक में एक आर्मी का ऑफिसर जो कमांडो पोस्ट पर था अचानक ही उनके चैम्बर में आता है और उनके कॉलर पकड़कर उनको धमकी देना शुरू करता है, जो भी आपने हमारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कर्नल के पोस्ट पर पहुंचने के बाद अपना सारा धर्म भूल गए आप, कितनों की जान ले ली आपने सिर्फ अपने लालच में।
आई अश्योर यू मिस्टर ब्रिजेश माथुर, एक दिन इस आंखों में आंसू लेकर बैठे होंगे आप मेरे सामने। आपकी ये जो भोली सी शक्ल है और उस पर जो ये कर्नल का पोस्ट का जो रुतबा चढ़ा हुआ है ना, उसे उतार कर फेंक दूंगा मैं। आपको सज़ा मिलेगी, लीगल तरीके से आपको सज़ा मिलेगी। आई विल सी यू इन कोर्ट। अचानक से ब्रिजेश जी की आंखों के सामने धुंधला धुंधला कुछ छाने लगा था और वो अपने होश में वापस आते हुए कहते हैं, हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और वो अचानक ही अपने चैम्बर से उठ करके बाहर की तरफ निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ ईश्वरी जो अपने वार्डरोब को खोलती है और उसके वार्डरोब के अंदर ब्रांडेड एक से एक कपड़े रखे हुए थे जो कि ईश्वरी हमेशा पहनना पसंद करती थी। एक से एक डिज़ाइनर ड्रेस, आसपास की चीज़ें बिल्कुल वैसी जैसा ईश्वरी चाहती थी और जैसी लाइफ में वो हमेशा से जी थी। उसमें से वो एक कपड़ा बाहर निकालती है और वो वार्डरोब से एक कपड़ा निकाल कर खुद को शीशे के सामने आकर उस कपड़े को अपने ऊपर चेक करने लगती है और ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, देखो ईश्वरी, तो बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। कितना दिन हो गया ऐसे कपड़े पहने हुए, कितना अच्छा लग रहा है ये। हाँ, बहुत अच्छा है। और रॉयल ब्लू कलर तो तुमको हमेशा से पसंद था ना? हाँ, इसके साथ मुझे एक्सेसरीज़ में क्या लेना चाहिए? मेरा ब्रेसलेट। और वह एक ड्रॉर खोलती है जिसमें उसके सारे एक्सेसरीज़ के सामान थे। उसमें से एक बॉक्स में बहुत सारे ब्रेसलेट रखे हुए थे और वो एक बैंड जैसा कुछ निकालते हुए कहती है, इसके साथ ये पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और वो उसके साथ का सारा सेट जैसे ईयररिंग और बाकी की चीज़ों को निकाल कर बाहर रख लेती है और अपने बालों को पीछे से खोलते हुए कहती है, बाल भी कितने बुरे हो गए तुम्हारे वहाँ रहते रहते। आज सब कुछ बदल जाएगा दोबारा से श्री, बिल्कुल हीरोइन लगने वाली है। क्या बुरी हालत बना ली है तुमने अपने चेहरे की। वहाँ पर तो ना सनस्क्रीन था ना कुछ। जल्दी से नहा लो और तैयार हो जाओ। ये सब शायद वो खुद को समझाने के लिए बोल रही थी, लेकिन जैसे वो अपना कपड़ा उठाई थी उसका हाथ जो जा कर के वहीं टेबल पर अपने आप ही गिरता है और वो खुद को शीशे में देखकर रोते हुए खुद से पूछती है, क्या हो गया तुझे? यही तो चाहती थी ना तू, तुझे घर आना था वापस अपने मम्मा पापा के पास। और देख, यहाँ पर तेरे पैरों को चुभने के लिए कांटा नहीं है। यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी क्योंकि ठंडी बर्फीली हवाएं नहीं चल रही। एसी का नॉर्मल टेम्परेचर, परफेक्ट रूम, और यहाँ तो सब कुछ है। तो क्या चाहिए तुझे श्री? लेकिन श्री जो अपने आप से जैसे ही नजरें मिलाई थी, आपस में उसका दिल जो उसको साफ साफ उसके चेहरे से बता रहा था, जो तुम्हें चाहिए वो तुम अच्छे से जानती हो। अपने आप को इस तरह से खुद से मत छुपाओ। उसके दिल और दिमाग के बीच जैसे जंग छिड़ गई हो। वो तुरंत ही अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़कर चेयर को पकड़ते हुए उसे टेक लगाकर कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं के लिए बनी हो। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं थी। वो तो एक खौफनाक सपना था जिससे अब तुम बाहर आ चुकी हो। कॉन्ग्रेचुलेशन ईश्वरी, तुम वापस अपने घर आ चुकी हो। अपने घर आ चुकी हो तुम। और ये बोलते बोलते वो चेयर से ही टेक कर रोना शुरू कर देती है और अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, ये सपना इतना जल्दी नहीं टूटना चाहिए था। कुछ दिन और जीना था मुझे सपने में। उसे पता था कि जिस जगह पर वो थी उसके लिए हर पल खतरा उसके आसपास मंडराता था, मगर उसके बावजूद भी उस खतरे के साथ जैसे ईश्वरी का दिल लग गया था या उसको उस खतरे में रहने की आदत हो गई थी। उसके इस हालत को देखकर कोई बगल से उसके ऊपर हंसते हुए कहता है, वाह दीवानी, बोला था मैंने कि उसको अपना वाकई में ही पति नहीं मानना है
और ना खुद को उसकी पत्नी। किसके लिए रो रही हो अश्वी? जैसे ही आवाज़ उसे बगल से सुनाई दी थी, उसका चेहरा अपने आप ही उस तरफ मुड़ गया था और आंसुओं से सनी उसकी आंखें जैसे ही उठकर सामने के नज़ारे को देखी थी, वहाँ पर तान्या अपने हाथ फोल्ड किए उसकी तरफ ही आ रही थी। वहीं अश्वी जो जल्दी से खड़े होकर तान्या से पूछती है, तान्या तान्या तुम्हारे वो कहने का क्या मतलब था कि मैं उसे भूल जाऊं? तुमने उन्हें कुछ किया तो नहीं? वो ठीक है ना? और पापा को तो नहीं मिले ना वो? अगर वो पापा को मिल गए तो पापा उन्हें बहुत मारेंगे और शायद वो उन्हें मार। उसने अभी इतना बोला था कि तान्या उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहती है, ना मेरी जान, इतनी आसानी से मरने वाला इंसान नहीं है वो, और ना ही इतनी आसानी से उसे मौत मिलनी चाहिए। मर्च जैसी लड़की को इतने दिन तक कैद में रखा था उसने। ऐसे इंसान को तो तिल तिल मरना चाहिए। जैसे तान्या के मुंह से अश्वी ये सुनी थी, वो काफ़ी गुस्सा कर उसको झटका देते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? और क्या गलत किया उन्होंने? मैंने इतने दिन उनके साथ गुजारे, उन्होंने कभी मुझे हर्ट नहीं किया। ये सुनकर तान्या जो उस पर हंसते हुए कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? माना कि तुम्हें फैंटेसीज वाली किताब पढ़ना पसंद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना दिमाग खो बैठो। अरे वो इंसान क्रिमिनल था, तुम्हें अच्छे से पता है कि उसके कितने चर्चे हैं। दिल्ली जैसी जगह पर उसने ब्लास्ट करवाया था। इस बारे में तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है? उस इंसान को सपोर्ट कर रही हो और उसके लिए तुम रोए जा रही हो? पागल हो गई हो तुम श्री, पागल। वहीं श्री जो कहती है, हाँ पागल ही समझ लो मुझे, पर शायद तुमको नजर नहीं आ रहा, जो इंसान अपने साथ एक लड़की को रखने के बावजूद भी कभी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, कभी मुझे उन्होंने हाथ लगाने के लिए कोशिश नहीं की। वो चाहते तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे तान्या, लेकिन जितने दिन मैं उनके बिस्तर पर सोई हूँ, कभी मुझे गलत नज़र से तक नहीं देखे थे। वो मुझे रात में चैन की नींद देने के बाद वो चेयर पर अपनी रात गुजारते थे। ऐसे इंसान को क्रिमिनल समझूं मैं? ये सुनकर तान्या जो कहती है, तुम्हारी इन खूबसूरत दोनों आंखों में ना क्या कहते हैं वो, प्यार का वो पट्टी बन चुका है जिससे तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ईश्वरी, उसने तुम्हें अपने फायदे के लिए किडनैप किया था ताकि वो तुम्हारे बाप को अपने वश में कर सके, कंट्रोल कर सके उन्हें। और अगर हम लोग उसके बंधन में रहते तो एक एक करके हमें मार देता अपने इस्तेमाल के लिए। महेश्वरी जो चिल्लाते हुए कहती है, हाँ तो मारा क्यों नहीं मारा उन्होंने? चाहते तो मार देते ना। तान्या जो हंसते हुए कहती है, अभी तो ये वक्त आया है। वो कोर्ट में अपनी गवाही, जिसका वैसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पेश करना चाहता है, खुद को बेगुनाह साबित करवाना चाहता है वो उस जैसे क्रिमिनल को तो मैं। वही श्री जो उससे दूर होते हुए कहती है, तुम मेरी वो दोस्त नहीं हो तान्या जिसे मैं जानती थी, तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तान्या जो उस पर हंसते हुए कहती है, मुझे तो तुम पर हैरानी हो रही है और तरस भी आ रही है कि तुम्हें कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा। अभी उन लोग की इसी तरह की बहस चल रही थी कि तभी अर्चना जी पीछे से आते हुए कहती हैं, क्या हो गया, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? इस तरह से तो कभी लड़ाई नहीं की। वही तान्या जो कहती है, आपकी बेटी थोड़ा पागल सी हो गई है, कुछ भी बकवास किए जा रही है। आप ही बताइए आंटी, इसको इस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए आज? अरे इतनी खुशी का मौका है, तुम्हें तो लॉन्ग स्कर्ट पहनना पसंद है ना? तो मैं यही कह रही थी कि वो जो मल्टी कलर वाला लॉन्ग स्कर्ट है वो पहनो तुम, और उसके साथ ऊपर वो वाइट कलर का टॉप तुम्हारे ऊपर बेहद प्यारा लगता है। लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रहे, इतना बकवास सा कलर का कपड़ा पहन रही है। अर्चना जी जो अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लिए ईश्वरी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती हैं, क्या ईश्वरी और क्या तान्या, तुम दोनों इस बात पर झगड़ा कर रहे हो? मुझे लगा कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा ये लो बेटा तुम्हारी कॉफ़ी। वही तान्या जो पीछे रखे चेयर पर आराम से बैठते हुए कहती है, आंटी आपके पास मिट्टी का कोई ग्लास नहीं होगा? ये सुनकर अर्चना जी जो हैरानी से पूछती हैं, क्या मिट्टी का ग्लास? बेटा उसका क्या करना है? हमारे पास मिट्टी का ग्लास क्यों रहेगा, हमारे पास तो कांच का।
लेकिन तभी तान्या जो कहती है नहीं नहीं वो मुझे अभी अभी पता चला है कि ईश्वी को वो मिट्टी वाला ग्लास ज़्यादा पसंद है। क्यों ईश्वी? भले इसके सामने सोने का पतीला रखा हो मगर इसे याद वो मिट्टी के बर्तन ही आएंगे। ये सुनकर अर्चना जी जब मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती हैं और जाते जाते ईश्वी से कहती हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, बस तुम्हारा खाना लगने ही वाला है। और ये बोलकर वो जैसी वहाँ से गई थी, ईश्वी जो तान्या को घूरने लगी थी, वहीं तान्या जो आराम से उस चेयर पर झूलते हुए कहती है क्या हो गया? सादा सच बोल दिया जो तुम्हें कड़वा लग गया? वहीं ईश्वी जो कॉफी मग देखते हुए कहती है बस मुझे इतना बता दो कि वो ठीक है या नहीं। तान्या जो खड़ी होते हुए कहती है करवा चौथ आ रहा है, मैं तो कहती हूँ ना करवा चौथ का व्रत रख लो तुम उनके लिए, शायद अगर उनकी जान मुसीबत में होगी तो बच जाएंगी वो, जिसे तुम अपना बेफालतू पति मान कर रखी हो। मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा, लाइक लिटरली आई कैन नॉट बिलीव दिस शिट। और ये बोलकर वो वहाँ से काफ़ी गुस्से में बाहर की तरफ निकल गई थी। लेकिन वो जैसे ही बाहर की तरफ निकली थी, वो दीवार पर अपना हाथ रखती है और जैसे उसे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही हो, वो गहरी गहरी सांस भरते हुए खुद से कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ वहाँ से आकर, मुझे उस बेवकूफ़ का शक्ल जो नहीं देखना पड़ेगा। वो रुद्र के बारे में ये बोल रही थी क्योंकि हर सुबह शाम रुद्र ही उसको और बाकी के लोगों को खाना देने के लिए आया करता था। वैसे ये काम कोई और भी कर सकता था, मगर उसके बावजूद भी रुद्र को इसी बहाने तान्या को देखने का मौका मिलता था। और तान्या जो अपने घर वापस लौट चुकी थी और अपने घर में आकर अपने कमरे में पहुंचती है और फिर अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो और बेवकूफ़ नहीं उस पागल ईश्वी की तरह। हाँ, क्रिमिनल के साथ इश्क लड़ाई की पागल कहीं की। और वो अपना थूक गटकते हुए कहती है नहीं हो, तुम्हारे पास दिमाग है और उसका इस्तेमाल करना तुम्हें आता है। हाँ, बस किसी भी हालत में वो लोग पकड़े जाएं, और एक बार वो लोग पकड़े गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मगर शायद वो भी कंफ्यूज थी कि आखिर वो ये सब कुछ चाहती है या फिर सिर्फ ज़बरदस्ती वो ये सब करने के लिए बाध्य हो चुकी है। ईश्वी जो इस वक्त खिड़की से खड़े दूर के जंगल की तरफ लगातार देखे जा रही थी और उस जगह को देखकर ईश्वी की आंखों के आंसू नहीं रुकते और रोते हुए बस कर्टन लगा लेती है और ज़बरदस्ती अपने कदम को बाथरूम की तरफ बढ़ा देती है क्योंकि उसकी नज़र तो खिड़की से हट ही नहीं पा रही थी। वो बार बार बस उस जंगल को देखकर कुछ याद किए जा रही थी। एक तरफ ईश्वी का ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच दक्ष की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और आंखों के सामने पहले तो सब कुछ पहले धुंधला धुंधला सा छा गया था, फिर धीरे धीरे सारे विजन्स क्लियर होते हैं और उनके सर में अचानक से काफ़ी दर्द उठने लगा था। सामने इस वक्त उनके अपने आदमी जो उन्हें घेर कर खड़े थे और उसमें से एक आदमी जो कि वकील था, वो अपने हाथ में फाइल लिए लगातार दक्ष से कुछ बोले जा रहा था, लेकिन शुरुआत में सब कुछ उन्हें क्लियर नहीं हो पाता। तभी अयान जो उस वकील के सर पर मारते हुए कहता है रुक जाना यार, अभी देख नहीं रहा भाई परेशान है, एक मिनट रुक। और अयान आगे बढ़ करके दक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से उनके बाजू को सहलाते हुए कहता है भाई आप ठीक है ना भाई? पानी लेकर आओ रुद्र। रुद्र दौड़ करके पानी लेकर आता है और दक्ष को देता है। दक्ष जो अपने हाथों से उस ग्लास को पकड़ तक नहीं पा रहे थे, उनके शरीर इतना ज़्यादा इस वक्त कमज़ोरी महसूस कर रही थी। वहीं पीछे से बंटी जो सैर होते हुए कहता है बहुत खून बह गया इसका। वही वकील जो कहता है अब मैंने तो काम कर दिया, अब मुझे तो जाने दीजिए आप लोग। ये सुनकर रुद्र जो बौखला कर कहता है जाने दूं? तेरे उन लोगों ने तो मेरा बस चली तो मैं सबको काट कर फेंक दूं। ये सुनकर आयन जो कहता है आराम से, देख नहीं रहा भाई की हालत तो भी ठीक नहीं है। वहीं दक्ष जो धीरे से अपने होठों को खोलकर अपने सूखे गले से कहते हैं ईश्वी कहाँ है अयान? उनकी आवाज़ इतनी धीरे थी कि आसपास के लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं दिया था। अयान जो पूछता है क्या भाई? मैं सुना नहीं, सॉरी। वही दक्ष दोबारा सहमत करते हुए कहते हैं ईश्वी कहाँ है अयान? ये सुन करके आसपास के सारे लोग अपने चेहरे को नीचे कर लिए थे। अयान भी अपनी नज़र को नीचे झुका करके अपना चेहरा ना हिलाते हुए कहता है आई एम सो सॉरी भाई,
मैं नहीं रोक पाया उसे, और ना उन लोगों को। वो लोग। जैसे ही दक्ष के कानों में बस इतनी बात पड़ी थी, उन्हें ज़रूरत नहीं थी अयान की आगे की बात सुनने के लिए। वो सब कुछ समझ चुके थे और वो हिम्मत करके खड़े होते हैं और अपने सिर के पीछे अपना हाथ रखकर अपनी आंखें ज़ोर से बंद करते हैं, जैसे उन्हें काफ़ी पेन महसूस हो रहा हो। रुद्र जो आकर दक्ष को संभालते हुए कहता है, तू आराम कर, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दक्ष के लिए कहाँ ये सब कुछ ठीक होने वाला था। वो आसपास के इतने सारे लोगों को देखकर कहते हैं, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं लगा है, निकलो सबके सब। दक्ष की कड़क आवाज़ सबके कानों में जैसे ही सुनाई दी थी, सबके सब बाहर की तरफ भाग गए थे। अब बस कमरे में बंटी, रुद्र और अयान, उसके साथ दक्ष थे। अयान जो दक्ष को ले जाकर के बेड पर बैठाते हुए कहता है, भाई पानी। दक्ष उस ग्लास को अपने हाथ में लेते हैं और फिर जैसे ही उन्होंने पानी के घूंट को अपने होठों से लगाया था, उन्हें वो पहला दिन याद आता है जब ईश्वी से उन्होंने पानी मांगा था और ईश्वी ने पूरा का पूरा घड़ा ही तोड़ दिया था, जिससे उनका दिमाग दोबारा से ख़राब हो जाता है और वह काफ़ी ज़ोर से उस ग्लास को फ्लोर पर मारते हैं और वो ग्लास पूरी तरह से टूट चुका था। ये देखकर अयान जो दक्ष को संभालते हुए कहता है, भाई आपको ज़रूरत है पानी की, आप प्लीज़ पानी पी लीजिए। दक्ष अपने चेहरे को नाम में हिलाते हुए कहते हैं, मुझे ईश्वी चाहिए अयान। क्या हुआ था कल रात, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा और मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है। वहीं उन्हें धुंधला धुंधला कुछ याद आता है जैसे उनकी आंखें बंद हुई थी। ईश्वी जो काफ़ी रोते हुए आवाज़ में कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मेरा हाथ। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वो नशे में पूरी तरह से डूबी हुई हो और वो बिल्कुल भी होश में ना हो। वहीं दक्ष के सिर से थोड़ा बहुत खून बह रहा था और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा अंधेरा छाने लगता है और फिर अचानक से वो पूरी तरह से वही ज़मीन पर गिर चुका था। अयान जो थोड़ा दूर जाकर कहता है, भाई अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ आपके साथ, पर आप गिरे थे और सुल्तान आपको यहाँ पर लेकर आया। फिर हमने आपकी हालत देखी तो हम तुरंत ही आपको कमरे में लेकर आए और उसके बाद। वहीं ये सब सुन करके दक्ष जो काफ़ी गुस्से में खड़े होते हुए कहता है, मुझे बकवास नहीं सुननी है अयान। मैंने पूछा कल रात आखिर में हुआ क्या था, वो लोग बाहर कैसे निकले। ये सुनकर अयान जो कहता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता रुद्र जो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ, एक आदमी है वो शिवाय और विजय प्रताप को बाहर किया था। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मैंने उसे बांध कर रखा हुआ है। मुझे लगा कि जब तुम उठोगे उसके बाद तुम ही फैसला करो कि उसके साथ हमें क्या करना है। ये सुनकर दक्ष जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, अब तक जिंदा है वो, ठीक है, मैं उसका अंतिम संस्कार करवाता हूँ। ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गया था। वहीं रुद्र और अयान जो दौड़कर दक्ष के पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, जल्दी चल वरना आज तो मौत आएगी उसकी। वहीं अयान जो कहता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई आखिर परेशान किस बात से, इस वजह से कि उनके हाथ से इतने सारे लोग निकल गए या फिर इस वजह से। वहीं रुद्र जो कहता है, तू नहीं समझेगा, बच्चा है तू। दक्ष उन लोगों के लिए नहीं परेशान है, दक्ष किसी और के लिए परेशान है। अयान जो दौड़ते हुए रुद्र से कहता है, ईश्वी भाभी की बात कर रहा है ना। रुद्र जो गुस्से में अयान को रोकते हुए कहता है, एक मिनट, क्या ईश्वी भाभी क्यों है वो तेरी? ईश्वी बोल से। उसके होते हुए दक्ष की यह हालत हो गई और वो भाग गई। अयान जो कहता है, अरे यार तो समझ क्यों नहीं रहा सिचुएशन को, इस तरह से उस लड़की को ब्लेम क्यों कर रहा है? और वैसे भी भाई उसे जबरदस्ती पकड़कर यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन रुद्र का फ्रस्ट्रेशन ईश्वी पर नहीं बल्कि तान्या पर था, क्योंकि ये सारे काम को अंजाम देने वाली तो तान्या ही थी। अब ये बात वो खुल करके तो अयान से नहीं कहता, जिसकी वजह से वो गुस्सा अपने हाथों से दीवार पर मार कर निकालते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस आगे जो भी हो दक्ष के फेवर में हो, मैं और उसे इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वहीं नीचे से उन दोनों को कुछ आवाज़ आती है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखे थे, वो दोबारा से नीचे की तरफ दौड़ जाते हैं। दक्ष लगातार उस बंधे हुए आदमी को मारे जा रहा था
और अपने पैर से उसके सीने पर जोर से मारते हुए कहता है, क्या हुआ था कल रात, मुझे एग्जैक्टली बता। वो आदमी जो पूरी तरह से काम किया था और रोते हुए कहता है, वो लड़की ने बोला कि ताला खोल दो, मैंने खोल दिया साहब। उसके बाद वो दोनों मुस्टंडे बाहर निकले और एक एक करके सबको मारने लगे और वो धीरे धीरे सबको कुछ सुंघाए जा रहे थे जिससे हम लोग बेहोश पड़ गए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। सुबह उठा तो मुझे इस तरह बांध कर रखा था साहब। ये सुनकर दक्ष कहता है, व्हाट नॉनसेंस इट इज। और श्री तो मेरे साथ ही, फिर मेरे साथ आकर ऐसा क्या हुआ। पीछे से रुद्र जो कहता है, धोखे से तुम्हारे सर पर किसी ने वार किया और उसके बाद वो उस लड़की को लेकर अपने साथ अपनी दुनिया में लौट गए। लेकिन हमने वकील को अपने पास रखा हुआ था अपनी निगरानी में, क्योंकि हम वकील को नहीं खो सकते थे। एक बार वकील चला जाता तो मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ सकती थी। और तो परेशान मत हो दक्ष, उस वकील ने आज अपील फाइल कर दी है। अपील जज को मिल चुका है, कल तक वो फैसला सुना देंगे। वही आया जो दक्ष के सामने आते हुए कहता है, पर अब इस अड्डे के बारे में पूरी दुनिया तक बात फैल जाएगी और आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप कहीं चले जाओ भाई। यहाँ पर हम चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन आपका बचे रहना ज़रूरी है। अभी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया और अभी तक पुलिस के अंदर ये पावर है कि वो आपको शूट कर सकते हैं। यह सुनकर दक्ष के दिमाग एकदम से काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी जान की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो और ज़्यादा वक्त बिताना चाह रहा था कल की तरह। उसने आगे की अपनी ज़िंदगी के बारे में तो नहीं सोचा था, मगर कल की सुबह के बारे में तो सोचा था। वो चाहता था कि वो श्री के साथ प्यार से अपनी दुनिया बसाए, और ये सब सोचकर पहली बार दक्ष की आंखें भर आई थी। कई सालों बाद दक्ष ने अपने दिल को टूटा हुआ महसूस किया था। अभी तक सिर्फ उसके अंदर जुनून और हिम्मत थी, मगर अब वो हिम्मत शायद कहीं टूट कर बिखर चुकी थी। और वो अचानक से ऐन की तरफ मुड़कर उसके बाजुओं को अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम लोग निकलो यहाँ से। मेरा तो जो होना था वही होगा। मेरे लिए कोई नया फैसला नहीं निकाल सकता ये सरकार, लेकिन तुम दोनों बच जाओ। अयान, तुम मेरे शहर छोड़कर निकल जाओ। आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हें इस तरह से भागने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रुद्र और बंटी, तुम दोनों मेरे भाई का। जैसे ही उन्होंने ये बोला था, रुद्र जो एकदम से हैरान हो गया था, और पीछे से बंटी भी। और बंटी जाते हुए कहता है, भाई? व्हाट डू यू मीन बाय भाई? रुद्र भी हैरान होकर पूछता है, अयान तेरा भाई है? इसी वजह से अयान रह करके हमेशा तुझे भाई बोला करता था, और तूने ये बात हमें कभी बताई क्यों नहीं? ये सुनकर दक्ष पीछे होते हुए कहता है, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता है रुद्र। बस इतना ही पता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, और एक ऐसा क्रिमिनल जो अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश में लगा रहा, पर वो कर नहीं पाया। बहुत नाकाम इंसान हूँ मैं। और ये बोलते हुए वो ऐन की तरफ देखते हुए कहता है, ना तो अच्छा भाई बन पाया, ना तो अच्छा माँ का बेटा बन पाया, और ना ही मजबूत बेटा अपने बाप का। और फिर वो अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहता है, और ना ही एक अच्छा पति। किसी को नहीं बचा पाया मैं, अपने किसी रिश्ते को नहीं बचा पाया। लेकिन अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि तू यहाँ से चला जा। अयान, निकल जा यहाँ से। भैया अयान जो कहता है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा मैं आपको छोड़कर भाई। अरे बोलकर वो दक्ष के सीने से लग गया था। वहीं रुद्र और बंटी भी रोने लगे थे। हाँ, उन लोग की आंखों में आंसू तो नहीं थे, मगर सबके चेहरे पर 12 बज चुके थे, क्योंकि सबको पता था कि अब आने वाली जिंदगी सिर्फ अंधेरों से भरने वाली है। रुद्र भी आकर दक्ष को साइड से करते हुए कहता है, यार तू गाली दे दे, पर अपने आप से दूर मत कर, हम नहीं जी पाएंगे तेरे बिना। बंटी भी साइड से हक करते हुए दक्ष से कहता है, मुझे भी कहीं नहीं जाना, तुम लोग के साथ ही रहना है मुझे, मेरी फैमिली हो तुम लोग। लेकिन तभी दक्ष काफ़ी गुस्से में सबको अपने आप से दूर करते हुए कहता है, खतरा सिर्फ मैं हूँ। ये समझ लो कि वो लोग आग हैं तो मैं पेट्रोल हूँ। अगर वो लोग मुझे आग लगाएंगे तो मेरे साथ तुम लोग रहकर भी जल जाओगे, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। और बंटी और रुद्र, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाकई में ही मेरा एहसान मानते हो तो बस इतना करो कि दोस्ती के नाम पर
मेरे भाई को सेफ रखना। मेरी ज़िंदगी का भी एक आखिरी रिश्ता बचा है। और ये सोचते हुए उसकी आंखें एक बार और बंद हुई थी, और जैसे उसकी आंखें बंद हुई थी यशवी की सारी हरकतें उसे अपने चेहरे के सामने नजर आने लगती हैं। वो सारा फ्लैशबैक बनकर उसके सामने रील की तरह घूमने लगा था। वहीं दूसरी तरफ यशवी जो शावर के नीचे बस बुत बनकर खड़ी हो चुकी थी, उसे ना तो हिला जा रहा था और ना ही सांस ठीक से लिया जा रहा था। वो पूरी तरह से कहीं गुम हो चुकी थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो उसकी माँ की आवाज़ थी। काफ़ी टाइम से यशवी इसी तरह से ठीक एक ही जगह पर चुपचाप खड़ी थी। अचानक से उसे होश आता है और आंखों के आंसू जो शावर के पानी से धुलकर नीचे की तरफ जा रहे थे, वो तुरंत ही शावर ऑफ करती है और बाथरोब लेकर बाहर की तरफ निकल आती है। मेरी माँ उसका बाहर इंतजार कर रही थी और उसको देखकर मुस्कुराते हुए हेयर ड्रायर लेकर के अपने हाथों में वो यशवी के हाथ में थमाते हुए कहती हैं, ये लो बाल सुखाओ और जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आओ। देखो आज फाइनली हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। और हाँ, तुम्हारे दोस्तों को भी बुला दिया मैंने। तुम हमेशा से कहती थी ना कि तुम्हें ट्रिप पर जाना है अपने दोस्तों के साथ। यशवी की आंखें लाल थी। इस बात को अर्चना जी नोटिस तो करती हैं, मगर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो ये सब बोल करके अभी गेट तक पहुंची थी, यशवी जो पीछे से अपनी मम्मा को आवाज़ लगाते हुए कहती है, माँ माँ मेरी बात सुनो। ये सुनकर अर्चना जी अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलना जो मैं सुन ना पाऊँ। ये वो काफ़ी धीरे बोली थी और यशवी की तरफ पूरे नॉर्मल रिएक्शन के साथ मुड़ते हुए कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। यशवी अपना चेहरा ना हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ मम्मा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक रहूँ, पर मैं नहीं हूँ। माँ मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। ये सुनकर ही अर्चना जी का दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था और वो थोड़ा घबरा कर कहती हैं, बेटा मैं खाना लगवा रही हूँ ना, नीचे लेट हो रहा है और सब लोग भी आ रहे हैं और सब लोग तुमसे मिलने भी आ रहे हैं, सारे नेबरहुड। तुम्हें तो पता है ना तुम सबकी लाडली हो बेटा। ये सुनकर यशवी जो अपनी मम्मा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मम्मा प्लीज़ मेरी बात सुन लो। बस मुझे इतना बता दो कि वो शख्स ठीक तो है ना। माँ अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। ये सुनकर अर्चना जी को बहुत झटका लगा था और उनके कदम हल्का लड़खड़ा भी जाते हैं और वो बेड का एक कोना पकड़कर चुपचाप बेड पर बैठते हुए कहती हैं, बेटा तुम तैयार हो जाओ और इस तरह की बातें नीचे आकर मत करना। ये सुनकर यशवी जो कहती है, माँ प्लीज़ मेरी बात सुनने की कोशिश करो। और वो अपने घुटनों पर बैठकर अपनी मम्मा के लैप पर अपना सिर रखते हुए कहती है, मैं उस जगह पर सेफ थी, उन्होंने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। माँ प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप लोग के साथ खुशी खुशी रहूँगी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। बस एक बार इतना बता दो कि वो ठीक है ना। मैं पापा से बात करती हूँ। पापा मेरी बात मानते हैं ना, वो ज़रूर मानेंगे। और वो जल्दी से अपना कपड़ा लेकर दूसरे रूम में जाकर उसे चेंज करती है और बाहर आकर अपने बाल को ऐसे रफली बांध करके नीचे की तरफ आ जाती है। अर्चना जी उसे पूरी कोशिश कर रही थी रोकने की, मगर उसकी रफ्तार और उसके दिल का चाहत इतना ज़्यादा था कि चाह कर भी अर्चना जी उसे रोक नहीं पाती। वो जैसे नीचे की तरफ आई थी, आस पास के कुछ लोग आए हुए थे जो ब्रिजेश जी से बैठ कर बातें कर रहे थे। इस वक्त ब्रिजेश जी का भी चेहरा उतरा हुआ था और अपनी बेटी को इस तरह रोता देख करके वो तुरंत यशवी का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर लाते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा। वो इस वक्त उसे अपने कमरे में लेकर आए थे। यशवी आसपास की जगहों को देखकर कहती है, पापा मैं आपकी बेटी। वही वो काफ़ी ज़्यादा हकला रही थी, जिसे देखकर ब्रिजेश जी जो बोलते हैं, बेटा बोलो, मुझे पता है आप हमारी बेटी हैं, हमारी लाडली, हमारी जान है आप। बताइए क्या हुआ आपको और रो क्यों रही हैं आप। हाँ, यशवी जब अपने पापा को जोर से हक करते हुए कहती है, पापा मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना। और वो तुरंत ही अपने पापा के सामने आकर अपने घुटने पर बैठकर अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, तो बस मेरी एक बात मान लो पापा, बस एक बार, वादा करो मानोगे आप। ये सुनकर ब्रिजेश जी मजबूरी में आ चुके थे कि आखिर वो अब क्या करें। उन्हें पता था कि यशवी उनसे क्या मांग सकती है, अंदाज़ा था उन्हें,
और इस तरह ईश्वरी को रोता देख करके उनका भी दिल रह नहीं पाता और वो अपना हाथ बढ़ाकर ईश्वरी के हाथ में रखते हुए कहते हैं, मानूंगा बेटा, आपकी सारी बात मानूंगा। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? ईश्वरी जो साइड के वॉल से अपने आप को ठीक तरीके से संभाल कर खड़ा करते हुए कहती है, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज़, उन्हें जाने दीजिए। वो बुरे इंसान नहीं है पापा, मैं जानती हूँ उन्हें। ये सुनकर ही ब्रिजेश जी के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। उन्हें इतनी तकलीफ हुई थी और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर कहते हैं, हमें पता था एक ना एक दिन ये सच बाहर आएगा, मगर इस तरह मेरी बेटी के जुबान में ये मुझे सुनना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। पीछे से अर्चना जी भी ये सब सुन करके तुरंत ही ब्रिजेश जी के सामने आ जाती हैं। इस तरह से अपने पापा को देखकर कहती है, आपने मेरी बात सुनी है ना पापा? आप मेरी बात से मुकर नहीं सकते, आपने वादा दिया है मुझे और आप तो कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते ना पापा। और ये बोलकर वो दोबारा से ब्रिजेश जी के चेहरे के सामने आकर कहती है, पापा प्लीज़, आप जो कहोगे ना मैं अच्छी बेटी की तरह मानूंगी। अब जिससे मेरी शादी करोगे मैं शादी भी कर लूँगी, पर प्लीज़ उसे जाने दो। उन्होंने कभी मुझे दुख नहीं पहुँचाया, मुझे बहुत प्यार से रखा पापा, प्लीज़ पापा ना। उसकी इस तरह रोने भरी आवाज़ सुनकर के ब्रिजेश जी दोबारा से उसे अपने सीने से लगाकर अर्चना जी की तरफ देखने लगे थे। वहीं अर्चना जी जो साइड से टिक कर अपनी आंखों में भरे आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, ये क्या दिन दिखा रहा है भगवान हमें। ये सच है, जो इस जन्म में गलत काम करता है उसे उस गलत काम का परिणाम भी इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि हमारी अपनी बेटी हमारे इस कर्म की सज़ा बनकर हमें इस तरह सुनाएगी। आखिर क्या हुआ था दक्ष के साथ, उन लोग की फैमिली के साथ, और क्या उसमें कर्नल का हाथ था? आइए जानते हैं किस तरह से जुड़ी हुई है दक्ष और कर्नल की ज़िंदगी। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या वाकई में ही दक्ष अपने भाई को अपने आप से दूर कर देगा। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।